माझा डब्बा। बाबा आज न्यूज़पेपर आया नहीं है। आपको याद है ना, आज आपको डॉक्टर के पास जाना है। हाँ बेटा। आप चले जाना, मैं आ नहीं पाऊंगी। ठीक है। चलो शिव। अरे देख भाई, शर्म भी नहीं आती इसको। ये कौन सा फैशन है इसका? बस अब नाक कटवानी बाकी है। अरे बाल कटवाने से कोई लड़की लड़का नहीं बन जाती। शिव, शिव बैठ। आप कपड़ा चेंज करके आओ, मैं ऑटो रुकवाता हूँ। नहीं शिव, मैं रोज रोज लेट नहीं हो सकती। बैठो। चलो भैया। पता नहीं क्या करना चाहती है लड़की। पता नहीं दादा, इसलिए तो लोग लड़के को पैदा होते ही मार देते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाय कविता, ये तुम्हारी कल की रिपोर्ट। जी ठीक है, मैं जितना जल्दी होता है पहुंचने की कोशिश करती हूँ। जज साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए इन्हें बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स की 60वीं बेल एप्लीकेशन है। 60वीं नहीं योर ऑनर, 68वीं। और इससे साबित होता है कि इनको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की उम्र और सेहत को भी ध्यान में रखा जाए। इनके लिए इस उम्र में जेल सही जगह नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार इन्हें बेल मिलनी ही चाहिए। नहीं सर, प्लीज इन्हें मत छोड़िए। केस की गंभीरता को देखते हुए इस वक्त इन लोगों को बेल पर छोड़ना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए बेल एप्लीकेशन रद्द की जाती है। कविता, तू ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? बेटा, तू इतना नफरत करती है हमसे? हाँ? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। हर एक शख्स का अपने परिवार के साथ एक अटूट और अनोखा रिश्ता होता है जिसे किसी भी परिभाषा में समझाया नहीं जा सकता, खासकर अपने माता पिता के साथ। लेकिन फिर भी आए दिन समाज में इस पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर देने वाले किस्से होते हैं, जुर्म होते हैं। लेकिन इस परिवार की क्या कहानी थी? क्यों एक बेटी अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर रही थी? आखिर कौन जिम्मेदार था?
क्या हो बेटा? आप ठीक तो है? बेटा जब पानी लेके आ। बेटा तू ठीक है ना? कल रात। जी बाबा। कविता 1 साल हो गए और आज भी ये सब संभालो अपने आप को। बाबा आज के फैसले के बाद शायद कुछ नए सपनों के लिए जगह बनेगी। पूरे केस और जुर्म की गहराई को समझते हुए कोर्ट ये फैसला करती है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में माना जाएगा। इसलिए ये कोर्ट मुख्य आरोपी हरिओम को कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती है। साथ ही साथ शक्ति और कविता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए 10 साल की सजा और बाकी आरोपों के लिए 3 साल की सजा सुनाती है। सारी सजाएं समवर्ती होंगी और सजा पूरी होने के बाद उन्हें फांसी दी जाएगी। सह आरोपी बिकाजी, सुरेश और चंदू को भी कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती है। उसके साथ आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल की सजा, आईपीसी की धारा 147 के तहत 5 साल की सजा और आईपीसी की धारा 148 के तहत 3 साल की सजा सुनाती है। ये सारी सजाएं भी समवर्ती होंगी और सजा पूरी होने के बाद फांसी दी जाएगी। सह आरोपी हरीश और वृंदा को 6 साल की कड़ी कारावास की सजा सुनाती है। कोर्ट लड़की की मां मंजरी और चाचा राजेंद्र को कड़ी चेतावनी देकर बरी करती है। ये बहुत गलत फैसला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको तो मर जाना चाहिए नालायक। कविता जी क्या आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। मेरे पिता और बाकियों को उनके किए की सजा मिली, लेकिन मेरी माँ और काका अभी भी बाहर है। वो भी गुनहगार है और उन्हें भी उनके किए की सजा जरूर मिली। मैं इस लड़ाई को खत्म करके रहूँगी। अभी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाऊंगी। ये ऊंच नीच का भेदभाव मुझे हटाना है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ हो किसी और के साथ भी हो। मैं चुप नहीं बैठूंगी। घर का ये हाल कैसे? शिव! 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 अरे शिव, ये क्या हो गया शिव? क्या हुआ शिव? शिव तो ठीक है। शिव ये किसने किया सब? शिव! 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 चलो बेटे शिव। किसी के भी चेहरे नहीं दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था। घर में घुसने के बाद तोड़फोड़ चालू की। मुझे उन्होंने बहुत पीटा। सचिन सर, इनके घर के बाहर हर वक्त 2 पुलिस वाले तैनात रखो सिक्योरिटी के लिए। ओके सर। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आपको भी संभल के रहना होगा। आपकी बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंची, बहुत से लोगों का गुस्सा भी उबल रहा है, इसलिए अभी आपको सतर्क रहना होगा। हाँ नागर बोलो। क्या? ठीक है सर, कविता जी के घर पे कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है। ठीक है, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो लोग जोर लगाकर पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कविता जी की फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। कविता के घर की तरफ लो। क्या हुआ सर? कविता जी और उनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं। क्या मतलब? सर जैसे ही यहाँ पे पत्थरबाजी हुई तो हम बाइक वालों के पीछे भागे। इतने में ही पीछे से दूसरी बाइक आई। और जैसे ही घर पर आकर देखा तो घर पे कोई भी नहीं था। देखते ही देखते हालात हाथ से फिसल चुके थे। कविता, उसके ससुर और देवर अचानक घर से गायब हो गए। क्या वो किसी मुसीबत में थे? पुलिस पर अब उन्हें ढूंढकर सुरक्षित रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इन सारी बातों की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी,
सीधी सादी कविता हंसी खुशी अपने परिवार के साथ थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। ताऊ जी, अरे क्या कर रहा बच्चा? आई बाबा की एनिवर्सरी है ना, तो वीडियो मैसेज बना रहा हूँ। आप कुछ बोलिए। हरिओम और मंजरी कितने अच्छे हैं। चाचा जी, भैया और भाभी, यू आर द बेस्ट कपल्स इन द वर्ल्ड। एक मिनट रुक जा। बाल ठीक है ना मेरे? भाईनी, मैं बहुत किस्मत वाली थी, आप मुझे मिली। आपने तो मुझे बड़ी बहन जैसा प्यार दिया है। हैप्पी क्या बोलो? एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। दीदी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे दीदी बोलो ना। मेरे आई बाबा सबसे बेस्ट हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ उनके यहाँ पर पैदा होके। हैप्पी एनिवर्सरी आई बाबा। और मेरी तरफ से भी हैप्पी एनिवर्सरी आई बाबा, है ना? तू हमारा अभिमान है बेटा। हमारे घर की तू पहली होगी जो इंजीनियर बनेगी और हम पूरी बरादरी में सर ऊंचा रख के घूमेंगे। मेरी बात मान, शादी कर दे इसकी। ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। इस तरह से लड़की को घर से बाहर भेजेगा तो कब तक बचा कर रखेगा तू अपने अभिमान को? भाऊ, कविता अब बड़ी हो गई है, सब समझती है, ये सब ध्यान रखेगी, है ना बेटा? अरे पापा, आपने क्या ये कविता दी लगा रखा है? आज आपकी एनिवर्सरी है, छोड़ो ना ये सब। एक मिनट, हाँ मैं कुछ भूल गई। एक मिनट आ रही हूँ अभी। मैंने तुझसे कहा है ना, मुझसे दूर रहा कर। वो सॉरी मैम, मैं तो बस वो ये ले ले। सॉल्व ही नहीं हो रहा है बहुत टाइम से। मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था मैकेनिक का एग्जाम से। थोड़ा किचन के काम पे भी ना ध्यान दे, वरना आगे चलकर वो भी समझ में नहीं आएगा। अरे वो पढ़ाई के बारे में बात कर रही है। बरोबर आहे, लेकिन आगे चलकर शादी करके पति को क्या खिलाएगी? पढ़ाई? शादी में अभी बहुत टाइम है। हंसा हंसा, तुम दोनों बाप बेटी को ना सिर्फ हंसना ही आता है और कुछ नहीं। ये लो खाओ। ये देखो, जिप तो इसका बंद होता नहीं है, बातें करने चली बड़ी बड़ी। ये ले ले। क्या है ये? माय मैकेनिक का समय।
भैया 2 राइस प्लेट देना। खाना तो खत्म हो गया है, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स हैं, दे दूं क्या? अच्छा ठीक है, चलो चिप्स ही दे दो। अरे यार बहुत भूख लगी है यार। ये तेरे साथ में रोज एक्स्ट्रा लेक्चर्स अटेंड करने लग गए ना, तो मुझे तो रोज भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे खाना भैया तो पहले ही बोल देते खाना है। थैंक गॉड यार खाना मिल गया। थैंक यू थैंक यू। भैया पैसे ले लो जल्दी। इस चीज के पैसे? खाना तो उन्होंने दिया है। अरे यार हमने इसके घर का खाना खाया, अब सब उल्टी करनी पड़ेगी। थैंक यू, तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, उनको मेरा थैंक यू बोलना। हाँ, मेरी मम्मी नहीं है, खाना मैंने बनाया। ओह गॉड, सिंपैथी पाने के लिए इतना बड़ा झूठ। कविता चलो लेट हो रहा है। मैडम वो सच बोल रहा है, उसकी सच में मानिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारी मम्मा। कोई बात नहीं। वैसे जब भी तुझे देखता हूँ तो मम्मी की याद आती है। कैसे? वो भी जब भी हंसती थी तो तुम्हारी तरह लगती थी। वैसे तू खाना अच्छा बना लेता है। हाँ, बाबा ने बनाना सिखाया है। अब तो वही सब कुछ है हमारे लिए। हमारे यहाँ तो कोई आदमी पानी लेने के लिए भी किचन में नहीं जाता। मैं भी नहीं जाती, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अरे अब मैं सिखा दूंगा ना किसी दिन खाना बनाना। यार बहुत अंधेरा हो गया है, आई बाबा चिल्लाएंगे। तुम टेंशन ले रही है, मैं छोड़ दूंगा ना तुझे घर तक। मैं नहीं आ सकती, किसी ने अगर देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो आगे आगे चल, मैं पीछे चलती हूँ, कोई नहीं देखेगा। चलो चलो बाबा। किसके साथ बताओ ना। काका उसकी गलती नहीं है। बाबा गलती नहीं है तो किसकी गलती है? सर आप सर गलत समझ रहे सर। आप मेरी बात सुनिए सर। अंदर लेके जा, अंदर। आप गलत समझ रहे हैं। आप कमरे में बंद कर से। ठीक है ना? प्यार में सब ठीक हो ही जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या? I love you। एक पल में कविता के मन में छिपी सारी भावनाएं बाहर आ रही थी, जो शायद आमतौर पर ना आती। जितना उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही थी, उनके बीच की नजदीकियां उतनी ही बढ़ रही थी। हीरो, दूर रहना, संभाल अपनी गंदगी को। अगर मेरे घर पे दाग लगा ना
तो काट के रख दूंगा ऐसे। देख कविता, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ, अब मैं तुझे बार बार नहीं। आई शक्ति वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा तुझसे लड़का पूछा है। इसने? तुझे जो करना था तू कर चुकी। अब चुपचाप जिस लड़के से मैं तेरी शादी करूंगा उससे शादी कर, फिर जो तेरी मर्जी में आए कर। प्यार का एहसास तो सबको होता है, सबको समझ में भी आता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई मंजूरी नहीं देना चाहता है उसे। हमारा परिवार, हमारा गुरूर, अहम, सब प्यार के आड़े आ जाता है। शक्ति और कविता को कोई एक मौका भी नहीं देना चाहता था। उनकी कहानी किसी ट्रैजिक बॉलीवुड फिल्म की तरह बनती जा रही थी। कविता और शक्ति ने वो कदम उठाया जो कविता के परिवार वालों की सोच से परे था, और फिर कविता ने बिना किसी को बताए कानूनी तौर पर शक्ति से शादी कर ली। अरे आओ आओ बेटा, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो ये सब करती। अब पता नहीं चावल पूरे भरने होते कि आधे? बाबा पूरे भरने होते। बेटा चावल है क्या? वही नहीं, अच्छा हो गया आप आ गए, वरना बाबा को तो कुछ भी नहीं आता। मैं अभी लाता हूँ चावल। हाँ हाँ ठीक है, लेके आ लेके आ। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के आता हूँ। बेटा मैं देखता हूँ। हाँ बाबा मैं देखता हूँ। हेलो हेलो शक्ति जी, शक्ति बोल रहा हूँ। मैं पीएसआई कर्माकर बात कर रहा हूँ। क्या इस वक्त कविता तुम्हारे साथ है? एक नंबर का धोखेबाज है ये, फंसाया है इसने हमारी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इनकी बराबरी का नहीं हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं। जबरदस्ती भगा के ले गए मेरी बेटी को। हाँ। कविता बताओ साहब को सब कुछ बताओ। कविता बेटा तू सच बता दे, हम सब तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर बेटा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बात करनी है उससे। तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है ना? कविता सर, इस लड़के ने जरूर मेरी बेटी को कुछ पिलाया है। मुझे बात करनी मेरी बेटी से। राजी आइए। कविता सुनना बेटा, आना। ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, इसीलिए इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे तुझे तेरे बाबा। अरे उसी दिन तेरी अकल ठिकाने पर लगा देनी चाहिए थी, बेशक की। देख कविता, बात समझने की कोशिश कर। अरे अच्छा होगा वो लड़का, लेकिन कैसे रहेगी तू उन लोगों के साथ? कुछ भी नहीं है, भिखारी है एक नंबर के। अरे खाने तक के पैसे नहीं उन लोग के पास। खुद तो भूखा रहेगा, तुझे भी भूखा मारेगा। आगे की सोच, आगे की। मैंने सोच रखा है आगे का, सब ठीक हो जाएगा। तुझे बात ऐसे समझ में नहीं आएगी? इसका मतलब तू हमारे साथ नहीं जाती ना वापस? तेरे माँ बाप, तेरा परिवार तेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। मतलब रखते हैं, इसीलिए तो समझा रही हूँ। आप लोग की भी मेरी जिंदगी में उतना ही महत्व है जितना शक्ति का है। कैसे जबान चला रही है? हाँ? लड़की कान खोल के सुन ले, अगर तुझे उन लोगों के साथ रहना है ना, तो हमारे और हमारे परिवार से तेरा कोई मतलब नहीं। और ये जो गरीबी में जीने का शौक है ना तुझे, तो ये जो जेवर गहने पहने हैं ना, उतार इसे। चल उतार। चलो दीदी। बाबा, आप तो जानते हैं ना मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। आप सब लोग मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन मैं शक्ति से भी उतना ही प्यार करती हूँ। मैं आप सबको मना के उसके साथ रहना चाहती हूँ। बस करिए ये सब कुछ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पुलिस स्टेशन में ये सब। हरिओम जी, आपकी बेटी बालिग है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी है। अब अगर इनके पास भी है ना, आप कर्माकर चल दोनों फैमिली से रिटर्न में लो, देखता हूं कौन क्या करता है।
ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? कविता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुझे पता है तेरे घर वाले तुझसे कितना प्यार करते हैं, बस ये समाज की वजह से थोड़ा सा गुस्सा है तुझसे। गुस्सा नहीं है, नफरत करने लगे हैं वो लोग मुझसे, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की। और वो भी कविता, अभी वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे। हमें उन्हें साबित करना होगा कि तूने जो फैसला लिया था ना, वो गलत नहीं है। हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और तुझे पता है, एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद तेरे माँ बाप अपने आप मान जाएंगे। हमारे बारे में तो सोच के रखा है, मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगी और फिर नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है कविता। हमेशा के लिए नहीं, मैं इंजीनियरिंग छोड़कर एक छोटी सी जॉब ढूंढ लूंगी और पैसे कमाऊंगी, और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लूंगी। ये आइडिया तो अच्छा है, और हम हमारे घर पर भी ध्यान दे सकेंगे। और पैसों का हिसाब भी अच्छे से रखना होगा, फिजूल खर्ची भी बंद करनी होगी, महीने भर का राशन भी सोच समझ कर भरना होगा। जोश में लिए गए ऐसे फैसलों को अक्सर समाज तिरस्कार की नजरों से देखता है, और जो जोड़े भागकर शादी करते हैं उन्हें तो ज्यादातर स्वार्थी और बेवकूफ भी कहा जाता है। लेकिन कोई उनके सामने खड़ी चुनौतियों को नहीं देखता है। ऐसी हालत में वो आम जिंदगी और प्यार के लिए भी संघर्ष कर रहे होते हैं। कविता और शक्ति ने जोश में ही सही, लेकिन बहुत सोच समझकर इतना बड़ा कदम उठाया था, और इसीलिए कविता अपनी सारी परेशानियों का सामना करने को भी तैयार थी। लेकिन उसके परिवार और समाज वालों ने उसका ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं बनने दिया। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेटा बहुत अच्छा खाना बना है। वैसे भी ये तुअर की दाल तो घर में सबको पसंद है। खा ले बेटा, खा ले। सॉरी शेफ, मुझे भी बनाना नहीं आता है, पर मैं सीख जाऊंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। खूप कडू है। अरे कविता, अरे यार इतना बुरा भी नहीं बना है बाबा खाना। और ये शिव के तो ऐसे ही नखरे बहुत है। तो मैंने कहा था ना, तुम धीरे धीरे सब कुछ बनाना सीख जाओगी। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। पता है, मैं भी खाते वक्त ऐसे ही नाटक करती थी और बाबा सब सुनकर लेते थे। मैं समझ सकता हूँ कविता। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? पोहे से शुरुआत करते हैं। रहने दो, मैं बना लूंगी। अरे कविता, मैंने तुझसे इसीलिए शादी नहीं की कि तुझसे खाना बनवाऊं। तुझसे पहले भी खाना बनाता था, याद है ना? और अगर तुझे याद है तो मैंने तुझे कहा था एक दिन तुझे खाना बनाना जरूर सिखाऊंगा। चल पाव बना दे। ये प्याज है, पता नहीं ये चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा। बाबा आपके सर पर है। ये लीजिए आपका टिफिन, ये लो तुम्हारा टिफिन। शिव बेटा, तुम भी जल्दी करो, थोड़ी देर हो रही है। कोई है? देख बेटा कौन है, जाओ जरा। शक्ति दादा। बाबा, मैं कविता को मिलने आया हूँ। हरिओम को मैं समझा दूंगा, पर अब तो मेरी बेटी आपके घर की बहू बन गई है। अब सारे झगड़े खत्म होने चाहिए। शक्ति बेटा, मैं सबको मना लूंगा। मुझे सबसे पहले अपनी कविता को मनाना होगा। आ बेटा, आ मेरे पास आ। आ बेटा, आ मेरे बच्चे। ये लो बेटा। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं काका, ये तो कॉलेज जा रहे थे और बाबा काम पर, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बेटी का ही घर है। और कविता बेटा, इन्हें अच्छे से खाना वाना खिला दो और मुझे क्षमा कीजिए, मुझे काम पे जाना पड़ेगा। चल बेटा शिव, जल्दी चल, जल्दी चल। काका तुम ही बसा।
काका आप बैठिए, मैं निकलता हूँ। चलिए। सुनिए, हाँ मैं अगर आज नौकरी ढूंढने नहीं गई तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आज काका जी के साथ ही रुक जाओ, ये तो और अच्छी बात है, हम यही तो चाहते थे। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, वरना मुझे अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ता। काका हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। है बेटा है। कविता, कविता, और फिर पुलिस ने हरिओम से कहा कि कविता को लेकर वो पुलिस स्टेशन आ जाए। हरिओम, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर कविता को सही सलामत पुलिस स्टेशन नहीं लेकर आए ना, तो पूरे शहर में तुम्हारे परिवार का एक भी आदमी नजर नहीं आएगा, याद रखना। मेरी वार्निंग के बाद भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लड़की को हाथ लगाने की? किडनैपिंग, काला जादू, जान से मारने की कोशिश, उम्र भर के लिए जेल में सड़ोगे तुम लोग। कविता, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं, इनके खिलाफ तुम्हें FIR करनी होगी। मुझे बस ये सब खत्म करना है, मुझे अपने घर वापस जाना है। कविता, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। वो मेरा परिवार है, मेरे आई बाबा है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कितना मुश्किल होता है अपने ही परिवार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करना, फिर वो चाहे अपराधी क्यों ना हो, और वो भी तब जब कविता आज भी उनकी नफरत भरी आंखों के पीछे प्यार की उम्मीद ढूंढ रही थी। लेकिन जो परिवार कविता के सर से उसके प्यार का भूत उतारने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपना रहा था, क्या वो परिवार किसी भी तरह के प्यार का हकदार है? कविता अपने परिवार पर भरोसा करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही थी? हाँ, ये अच्छा है। नहीं, ये अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो सस्ता है ना। ये अच्छा है। कल तुम्हारा एनुअल डे है, तुम ये लो, तुम इसमें ज्यादा अच्छे लगोगे। आपके सामने कोई मना कर सकता है? ठीक है भैया, दे दीजिए ये लीजिए भैया। अब सारे पैसे तो खत्म हो गए। तो क्या हुआ, तुम 4 दिन दाल चावल नहीं खा सकते? हाँ, दाल चावल हमको ये 40 रुपए बचे हुए हैं, उसमें खाने पड़ेंगे। चलता है ना शक्ति, चलो मैनेज कर ले। दिन दहाड़े 3 अनजान लोगों ने भरी सड़क पर कविता और शक्ति पर हमला किया, और देखते ही देखते उनकी हंसी चीखों में बदल गई। जिंदा है, हॉस्पिटल ले चलो सर, एम्बुलेंस को फोन करो। शक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन कविता में अब भी जान बाकी थी। लेकिन कब तक उसकी जान इस क्रूरता का सामना करती रहेगी? और किस बात की सजा मिल रही थी इन दोनों को? प्यार की? लाख लाख शुक्र। बेटा क्या चाहिए बेटा? शक्ति। सर, एक ऑटो रिक्शा वाले और दुकान वाले ने गवाही दी है कि मौका वारदात पे वो दोनों मौजूद थे। और सर, हमारे डेटाबेस में भी इन तीनों की पहचान हो गई है। सर, ये तीनों 1 नंबर के बदमाश हैं और फिलहाल 3 महीने से नागपुर जेल से फरार है। सर, इससे पहले भी इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लग चुका है। ढूंढो इन तीनों को। वैसे कर्माकर, कविता की फैमिली के अलावा ये काम किसी और का नहीं हो सकता, लेकिन इस बार हमें ठोस सबूत चाहिए। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। सब पे नजर रखो, देखो कि कविता की फैमिली के अलावा कोई और भी इस काम में शामिल है क्या। ओके सर। सर, कविता जी अब बात कर सकती हैं।
किसने किया ये सब? तुम्हारे घर वाले या फिर कोई और? देखो कविता, उनको उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुम्हारी शिकायत के बिना हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार की तरह वो इस बार भी बच जाएंगे। उन लोगों ने मारा है मेरे शक्ति को। किसने? किसने मारा है? मेरे घर वालों ने, मेरे आई बाबा ने। कविता जी, आपकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया है। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, सब अरेस्ट हो गए। ये क्या कर रही थी बेटा तू? हाँ? ये क्या कर रही थी? नहीं बेटा नहीं, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे लड़ना होगा शक्ति के लिए। तू तो इस घर का सहारा है, और हम शक्ति को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। हाँ। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके परिवार वालों में से किसी को भी बेल ना मिले। तब तक उनका जेल में रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलेंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और आप हिम्मत मत हारिए, पूरा समाज आपके परिवार के पीछे मजबूती के साथ खड़ा है। लड़ना है तो आखिरी तक लड़ना पड़ेगा। मैं हूं, आप कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सर, हरिओम के बैंक स्टेटमेंट है। सर, जिस दिन शक्ति का मर्डर हुआ उस दिन इसने बैंक से 70,000 रुपए निकाले थे। और फिर एक लॉज से उन हमलावरों के बारे में पता चला। एक्सक्यूज मी, क्या ये लोग आपके यहाँ पे आए थे? हाँ जी सर। आखिरकार पुलिस ने उन तीनों हमलावरों को धर दबोचा। मैं नहीं मरवाया उसे। वो लड़की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कितना समझाया, मैं उसे बहुत प्यार करता था और लाडली है वो मेरी, लेकिन उसके सर पर तो प्यार का भूत सवार था। साहब, मैं शक्ति को 10 लाख रुपए देने को तैयार था। 10 लाख। इतना पैसा उसके खानदान में कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन नहीं। फिर क्या था, मैंने अपने चचेरे भाई को फोन कर दिया। वो पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। उसने मुझे वो लड़के लाके दे दिए सर। जब तक काम नहीं हो जाता यहीं रुको, काम होते ही निकल जाना, और जाते जाते बाकी पैसे भी लेते जाना। फिलहाल ये 50 रखो। देखो भाऊ, वैसे तो पूरा ही पैसा लेते हैं हम, लेकिन काका जी की इज्जत का सवाल है, इसलिए ठीक है। चलो रे साहिब, फिर से हमारे खानदान में किसी ने ऐसा किया ना, तो फिर दोबारा ऐसे ही करूंगा मैं। ऐसी लड़कियां समाज पर धब्बा होती हैं। पाल पोस के बड़ा किया उसने मेरे ही मुंह पर कीचड़ उछाला। ऐसे लड़के से संबंध बनाया जिसके साथ उठना बैठना हम अपना अपमान समझते हैं। मान सम्मान सब कुछ बेचाई बाजार में वो। तुम्हारा ये खोखला मान सम्मान तुम्हें फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाएगा। तुम जैसे लोग समाज के लिए धब्बा हो। कविता तो अभिमान है। आखिरकार लंबी सुनवाइयों और पेशियों के बाद कविता ने शक्ति को इंसाफ दिला ही दिया। इस अमानवीय जुर्म में अदालत ने सबको दोषी पाया और सबको कड़ी सजा सुनाई। लेकिन कविता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
उसकी माँ और काका के खिलाफ उसका केस अब भी चल रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कविता ने एक मुहिम छेड़ी है, शिक्षा की मुहिम। क्योंकि ऐसे जुर्म तभी कम होंगे जब लोग समाज, परिवार, गुरूर, अहम से ऊपर उठकर जिंदगी को देखेंगे और दूसरों के अधिकार का सम्मान करेंगे। लेकिन इस पूरी मुहिम में कविता के ऊपर मंडरा रहा खतरा कभी कम नहीं हुआ था। उसे और शक्ति के घर वालों को लगातार धमकियां मिलती रहीं और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगे। लेकिन पुलिस ने उनके नए ठिकाने का पता लगा ही लिया। कौन? महेश जी, दरवाजा खोलिए। आप कौन? पुलिस, इंस्पेक्टर देशमुख। आई एम सॉरी सर, आजकल छुपने के अलावा और कुछ आ रहा ही नहीं है हमारे पास। और मैं जानती हूँ इतने ताकतवर लोगों के सामने आप भी कुछ नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ कविता जी, इसलिए मैं खुद आया हूँ आपकी सुरक्षा का जायजा लेने। कविता की जिंदगी में सबसे बड़ा घाव उन्होंने ही दिया था जिन्होंने उसे जिंदगी दी थी और शायद इसी वजह से वो मजबूती से इससे उबर पाई थी और परिस्थितियों का शिकार होने की बजाय उनका सामना करते हुए वो उन परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने लगी। ये आसान नहीं था और आगे भी आसान नहीं होगा। ऊंच नीच की इस व्यवस्था को हमारे समाज की जड़ से निकालकर फेंक देने की इस लड़ाई में कविता का संघर्ष आज भी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि कविता और उसके जैसे लोगों का यह संघर्ष एक दिन कामयाब होगा और हम वो दिन जरूर देखेंगे जहां पर प्यार का इजहार करना जुर्म नहीं बल्कि अधिकार होगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। विवेक, क्या ये सच है तुमने अपनी माँ की हत्या की? ये सब अनजाने में हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश थी? विवेक, तुमने अपनी माँ को कैसे मारा? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी हत्या कर दी तुमने। विवेक बेटा, बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटा। यहाँ आओ बेटा, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस तो बोल रही है कि तुमने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया। वकील साहब, ये सब बातें बाद में कर लेते। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। एक मिनट, ये खाना मेरे पास दीजिए, मैं उसको देता हूं। आप कौन? बेटा, मैं तुम्हारा काका, गिरीश काका। मुझे कैसे भूल गए तुम? खाना खा लो बेटा। नहीं नहीं, मेरी आई मना करती है मेरे को दूसरे के हाथ का खाना खाने को। मैं नहीं खाऊंगा। अब लेके जाओ अपना खाना। आई डांटेगी मेरी। मैं नहीं खाऊंगा। गिरीश, विवेक, गिरीश, क्या हुआ इसे? भाऊ ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं इसके लिए खाना लेकर आया और कहता है कि आई ने मना किया है, अनजान इंसान का दिया हुआ खाना नहीं खाएगा कहता है। क्या? विवेक, बेटा ये तेरे काका है, तेरे काका गिरीश काका। बेटा इधर आ, विवेक बेटा इधर आना। बेटा तेरे गिरीश काका। आप कौन? क्या? विवेक, तुम मुझे नहीं पहचानना, मैं तेरा बाबा बेटा। आप हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? बेटा हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। गिरीश,
विवेक, विवेक, गिरीश, अरे ये तो आपको भी नहीं पहचान रहा है। इसे भूलने की बीमारी है क्या? सबूतों और हालात के हिसाब से पुलिस के लिए विवेक ही कातिल था, लेकिन विवेक का बर्ताव ऐसा था जैसे उसे कोई मानसिक बीमारी थी। वो अपने चाचा और पिता तक को नहीं पहचान पा रहा था। पुलिस के सामने विवेक अपना गुनाह भी कबूल कर चुका था, लेकिन ये बात कोर्ट में अभी तक साबित नहीं हुई थी। तो फिर सच क्या था और वो क्या वजह थी जिसके कारण विवेक की मां की हत्या हुई थी, और कौन था हत्यारा? ले बेटा, गर्मा गर्म वाला खा जल्दी से। शांति, और बटर लगाना। अरे भाई जल्दी नाश्ता दो, तुम्हारे चक्कर में हर रोज लेट हो जाता हूँ। अच्छा जी, लेट ना मेरी वजह से नहीं होता है, आपके खराटों की वजह से होता है। आधा घंटा जल्दी उठ जाया कीजिए। अरे भाई हमारे पुलिस वालों को वैसे ही सोना कम मिलता है, तुम उसमें से भी आधा घंटा कम कर दो। और तू सुन विवेक, तू ना अपना टिफिन ले जाना मत भूलना, अपनी पापा की तरह। ओ हेलो, पुलिस वालों का कोई ठिकाना नहीं होता खाने का। फुर्सत मिलेगी तो टिफिन लेके जाऊंगा ना। वैसे एक बात याद आ गई मुझे कि हम लोगों ने ना प्लान किया है आज शाम में फिल्म देखने का, तो आप भी टाइम से आ जाइएगा। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फोन कर दूंगा। शांति, चाय बन गई क्या? छान देना जल्दी से। हाँ कदम, मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, तू मुझे वहीं मिल। अरे मैं घर से निकल गया बस। सुनिए, चाय तो, अरे चाय पीते जाइए ना। बस फिर कल पीऊंगा। दीदी एक बात मैं सच्ची बोलती है, मेरे काका का जमाई पुलिस में काम करते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। आप भी ना विवेक बाबा को पुलिस में मत भेजना। हेलो, वाशी पुलिस स्टेशन। क्या? आप लोग बाहर चलिए प्लीज। बाहर आइए आप लोग, चलिए। चादर चेक करो। मनोज जी, आपको कब पता चला इसके बारे में? अभी आधे घंटे पहले मैंने उसी वक्त आपको फोन किया। ये जो मैसेज लिखा है इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है। आपको शक है किसी पे? कौन हो सकता है ये? और ये हैंडराइटिंग आप पहचानते हैं किसकी? अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, कुछ पता नहीं। सर, घर में कहीं कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर देखकर तो ऐसा लग रहा है किसी जान पहचान वाले का काम है। पर सर जिस तरह से मैसेज लिखा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कातिल को अच्छी तरह पता था कि उसके पास काफी वक्त है। घर में और कौन कौन रहता है? गीता थी, मेरा बेटा विवेक, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है वो, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं, उसके साथ क्या हुआ होगा। चादर सर, फोटोग्राफर बुलवाओ, यहाँ की एक एक चीज़ की फोटो लो, फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाओ, और पिछले 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज लो बिल्डिंग की। ओके सर। महेश सर, आप भी घर में चेक कर लीजिए, कुछ चोरी तो नहीं हुआ। अरे आज सुबह मैंने 50,000 रुपए यहाँ रखे थे, वो नहीं है। इसका मतलब है चोरी हुई है, और कातिल को पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं, क्योंकि बाकी कोई भी सामान छेड़ा नहीं गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है। सर, बाजू के बेडरूम में मोबाइल मिला है। अरे मेरे बेटे का फोन है, वो तो ऐसे कभी फोन छोड़ता नहीं है। उसकी माँ ने उसे बोला हुआ कि बेटा कहीं भी हो फोन साथ में लेके जाना। फिर वो ये कि विवेक,
सर। बैठो कदम। थैंक यू सर। सर, एक मर्डर केस सामने आया है। एक लेडी गीता नागोरे, उसके घर में घुस के उसका मर्डर कर दिया गया है। और गीता नागोरे का हस्बैंड मनोज नागोरे अपने ही डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है और उनकी पोस्टिंग मुलुंड थाने में है सर। मनोज नागोरे रीना अरोरा केस में इन्वेस्टिगेटर था। हो सर। ये गीता नागोरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यह मर्डर 1 से 4 बजे के बीच में हुआ है और विक्टिम की बॉडी पे 12 बार चाकुओं से वार किया गया है सर। और एक और बात सर, घर से 50,000 रुपए भी चोरी हुई। नहीं, ये चोरी का मामला तो नहीं लगता। इतनी बुरी तरह से कोई पैसे के लालच में मार नहीं सकता, इसके लिए बहुत नफरत चाहिए। एग्जैक्टली सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और सर, एक और खास बात, ये देखिए सर, मैसेज में क्या लिखा है। ये मैसेज और उसके बाद ये स्माइली, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिमिनल को डर ही नहीं को पकड़ा जाएगा। सर, मैसेज देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रिमिनल इंस्पेक्टर मनोज को चैलेंज कर रहा है। मनोज क्या कहता है, कौन कर सकता है? सर, मनोज जी को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात है, उनका एक बेटा है 21 साल का विवेक, जो गायब है। सीसीटीवी फुटेज देखा? जी सर, ये देखिए सर, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से विवेक 12 बजे घर आया था और 3 बजे के आसपास बिल्डिंग से बाहर चला गया था। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी मर्डर का वक्त 1 से 4 बजे के बीच है। और कौन कौन आया था इस बीच? और भी बहुत से लोग आए थे सर। ये देखिए सर, ये काम वाली, केबल वाला और ये राशन वाला भी सर। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को ये खून से लिखा हुआ मैसेज दिखाओ सर, और मनोज नागोरे को बुला लो, उसकी पूछताछ मैं खुद करूंगा सर। मुझे तो विवेक की चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। भाऊ, आप ही कमजोर पड़ेगा तो कैसे चलेगा, संभाल लो अपने आप को। लो, चाय पी लो। सुनो, कुछ हल्का सा खाने को बना दो इनके लिए। जी ठीक है। भूख रही है। हेलो, आता हूँ। एक कप चाय भी दे देना। रोज के रोज एक एक करके गिलास तोड़े जा रहा है। वैसा कि तेरा बाप मर गया। अरे भाऊ मारो मत उसे भाऊ, वो तो मेरी गलती से गिर गया वो। आप बता दो गिलास का कितना होता है, मैं दे दूंगा आपको। 30 रुपए हो गए। 30। आप गिलास का और नाश्ते का काट लेना। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है मेरा? गिलास उठा। मनोज नागोरे, बैठ जाओ, चाय सांग रहे। देखो मनोज, तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ, तुम्हारे दुख में हम सब शामिल हैं। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि हमें जांच पड़ताल तो करनी होगी ताकि हम जल्द से जल्द कातिल तक पहुंच सके। वही डिटेल बताओ, उस दिन क्या हुआ, तुम कहाँ थे, इस मर्डर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सर, मैं रोज की तरह उस दिन ड्यूटी पर ही था, पर शाम को मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो मैं जल्दी से घर वापस आ गया था और जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने दोनों को फोन लगाया।
अपनी वाइफ को भी अपने बेटे को भी दोनों फोन नहीं उठा रहे थे। सर मुझे लगा दोनों फिल्म देखने गए होंगे इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। मेरी तबीयत खराब थी सर उस दिन, तो मैं वॉचमैन के केबिन में जाके बैठ गया और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। लगभग 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। मैं वापस ऊपर गया सर, दरवाजा तब भी बंद था। मैंने अपने वाइफ को फोन लगाया तो वो फोन नहीं उठा रही थी और मेरे बेटे का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अचानक मुझे याद आया कि हम लोग कभी कभी घर की चाबी शू रैक में छुपा के चले जाते हैं, तो मैंने वहां जाके देखा तो चाबी मिल गई। मैंने सबसे पहले लोकल पुलिस को फोन किया। आपके बेटे का विवेक का कोई फोन आया? नहीं सर, मैं उसी को लेके परेशान हूं। देखो मनोज, हमें तुम्हारे बेटे पर, विवेक पर पूरा शक है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास वो घर से बाहर निकला अकेला और मौत की टाइमिंग भी 1 से 4 के बीच में है। सर आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता सर। मनोज, तुम तो पुलिस में हो, तुम जानते हो कुछ भी हो सकता है। हाँ जानता हूँ सर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई वजह होनी चाहिए उसकी। अब सिर्फ 50,000 के लिए किसी पुलिस वाले के घर में चोरी करने की हिम्मत कोई बाहर वाला तो नहीं कर सकता ना? नहीं नहीं सर, विवेक को जब जब पैसों की जरूरत होती थी वो मुझसे मांगता था। मेरा बेटा एकदम सीधा लड़का है सर। वो आप चाहे किसी पड़ोसी से पूछ लीजिए, मेरे किसी भी रिश्तेदार से पूछ लीजिए, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। हाँ, हमने कुछ लोगों से पूछताछ की है, बयान इस फाइल में दर्ज है। और ये पूछताछ मैंने खुद की है। तुम नागौरे साहब के यहाँ काम करती हो ना? जी साहब। अच्छा, ये माँ बेटे में रिश्ता कैसा था? जैसे हर माँ बेटे में होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा बेटा था, अपनी माँ की हर बात मानता था। ये माँ बेटे में कभी कोई कहा सुनी नहीं होती थी? हाँ साहब, वैसे मेम साहब कभी कभी डांट देती थी, लेकिन विवेक एकदम सीधा लड़का है साहब, वो कभी अपनी माँ को पलटकर जवाब ही नहीं देता था। सर मैंने आपको कहा ना कि लेकिन मनोज, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ बातें छुपा रहे हो। सर मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे कुछ? हमने आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की है। सब मैंने तो विवेक को आज तक कभी बात करते हुए नहीं देखा, चुपचाप आता था और जाता था। नागौरी मैडम भी कभी कभार घर से बाहर निकलती थी, मैंने तो उन्हें महीने में 1 आध बार ही देखता था। कुछ राशन सब्जी चाहिए होता तो सामने की दुकान पे फोन कर देती, वो घर पर ही पहुंचा देता था। पड़ोसी काम वाली सिक्योरिटी वालों से ये तो पता चल गया कि तुम्हारा बेटा विवेक अपनी माँ का मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन ये भी पता चल गया कि तुम्हारी बीवी घर से बाहर ज़्यादा आती जाती नहीं थी, और तुमने तो बयान दिया है कि तुम्हें ऐसा लगा कि वो फिल्म गई थी। हम लोगों ने ना प्लान किया है आज शाम में फिल्म देखने का, और तुमने उसका 2 घंटे तक इंतजार किया। सर वो कहीं आती जाती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि कभी वो कहीं बाहर गई नहीं। उस दिन सुबह से दोनों माँ बेटों का फिल्म देखने का प्रोग्राम बन रहा था सर। तुम्हें कुछ आइडिया है विवेक कहाँ जा सकता है? सर अगर होता तो मैं आपसे क्यों छुपाता सर? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसका इस तरह से दूर रहना आपका उस पर शक ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सर विवेक ऐसा नहीं कर सकता सर। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है सर, वो सिर्फ 21 साल का है। कहीं कुछ। मनोज परेशान मत हो, जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, तुम जा सकते हो। विवेक का फोन आया या कुछ पता चला तो हमें तुरंत खबर कर देना। जी सर। सर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जितने भी लोग 1 से 4 बजे के बीच में बिल्डिंग में आए गए, उनमें से कोई भी सस्पेक्ट नहीं लग रहा है। कदम, इस केस में मुझे मेन सस्पेक्ट तो विवेक ही लग रहा है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, पिछले हफ्ते वो किससे मिल रहा था, कहाँ जा रहा था, इसी से पता चलेगा इस वक्त वो कहाँ है। सर बाबू, हाँ आगे एक होटल है सस्ता, जाना है क्या? नहीं नहीं, अभी तो शहर घुमाओ आप। शहर घुमाने के 1000 रुपये लगेंगे। 1000? हाँ। नहीं 1000 तो नहीं दे पाऊंगा मैं। मग किती देणार? 200. 200? हो. 200 मध्ये साहेब 3 स्पॉट दाखवणार मी। हाँ चलेगा, घुमाओ ना। ठीक है।
विवेक नागौरे नाम का स्टूडेंट तो है मेरी क्लास में, लेकिन कभी देखा नहीं उसको। ये देखिए सर, 4 महीने पहले ही एडमिशन हुआ है उसका, और मेरी क्लास में सिर्फ वो 5 दिन आया है। अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो जाता कहाँ था? उसका कोई दोस्त वगैरह है क्या यहाँ? पता नहीं सर, जब वो कॉलेज ही नहीं आता था तो दोस्त कौन होगा उसका? आओ, मेरा एक 5 साल का बेटा है, कोई बढ़िया सा किताब होगा तो बताइए ना। अब उसी से पूछ लो उसको कौन सी किताब चाहिए। वो क्या है, आज उसका जन्मदिन है, उसके आई ने बोला है कि कोई बढ़िया सा किताब लेके आना ताकि वो खुश हो जाए। सर तुम ये बताओ, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो किताब से खुश हो जाएगा? भाऊ, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, फर्स्ट आता है। एक सेकंड रुको, साइड में दबाओ। भाऊ इधर आ। ये कार कैसी? 60 रुपए। और बताओ, ये वाली दे दो, 60 की ना? ये लो, ये लो, ये खिलौना देना उसे, बच्चा है, बचपना लौट के नहीं आएगा उसका। भाऊ किराए में काट लेना। हाँ चलो। सर, मैंने मैसेज की राइटिंग और विवेक की हैंड राइटिंग को मैच करके देख लिया है। मैसेज की राइटिंग जो है वो उंगली से लिखी गई है, और जबकि विवेक की नोटबुक में पेन से लिखा हुआ है। इसलिए मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये मैसेज विवेक ने लिखा है, और ना ही ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मैसेज विवेक ने नहीं लिखा है। इसका मतलब है इस मैसेज से हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, तुम जा सकते हो। कदम, तुम्हारे जांच से क्या पता चला? सर, विवेक घर से कॉलेज के लिए तो निकलता था, लेकिन पिछले 4 महीने में सिर्फ 5 दिन ही कॉलेज गया था। उसकी कॉल रिकॉर्ड से पता लगा है कि घर से कॉलेज के लिए निकलने के बाद वो या तो कुर्ला या मुंब्रा या फिर मुलुंड जैसे एरियाज के गार्डन, टेम्पल और स्टेशंस में बैठ के दिन बिताया करता था, और कॉलेज की टाइमिंग के हिसाब से घर चला जाता था। एक काम करो कदम, जहां जहां वो जाता था वहां एक बार पूछताछ कर लो, शायद वहीं से कोई उसका सुराग मिल जाए। सर, सुनो, इस लड़के को यहां कभी देखा है? हाँ साहब, ये लड़का अक्सर यहाँ आता रहता था और काफ़ी देर बैठा रहता है, पर साहब हमेशा परेशान दिखता है। एक्सक्यूज मी, ये लड़का आपके ढाबे पे आता है, आपने देखा इसे? नहीं। सब मैं पहचानता है इसको, ये अक्सर हमारे ढाबे पे आता रहता है, लेकिन इसका बर्ताव कुछ अजीब सा है। गुमसुम बैठा रहता है, घंटों यहाँ पे बैठा रहता है, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं करता। साहब, बिल। साहब, खाना तो साहब। आखिरी बार कब देखा आपने इसे? साहब, बहुत दिन से ढाबे पे आया नहीं, लेकिन हाँ, मैंने कल इसको रात को देखा। एक टेम्पो में बैठ के चला गया और हमेशा की तरह गुमसुम था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि विवेक कॉलेज ही नहीं जा रहा था। 10th में मेरे बेटे के 91% मार्क्स आए थे। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, होनहार लड़का था सर। बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई से एकदम से हट गया, कोई तो बात होगी। शायद सर हमारी गलती थी। 12th में अच्छे मार्क्स आने के बाद हम चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, और वो नहीं चाहता था। हमने जबरन उसका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया, और वो फेल हो गया था सर।
इसलिए इस साल हमने उसको बीएससी में एडमिशन करवाया था। लेकिन वो तो बीएससी की पढ़ाई भी करना नहीं चाहता था। क्या इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तुम्हारे घर में? सर हमें यही नहीं पता था कि वो कॉलेज नहीं जा रहा है, तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मनोज, 13 तारीख जिस दिन तुम्हारे पत्नी का मर्डर हुआ है उसी दिन 3 बजे उसने तुम्हें कॉल किया था और उनका मर्डर 1 से 4 के बीच में हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक का अपनी माँ से झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर उसके बाद उसने तुम्हें फोन किया घर से ही। तुमने उसे समझाया कि फोन घर पे छोड़ के कहीं बाहर मिल। तुम उससे मिले, उसी वक्त ड्यूटी छोड़कर उसे मिलने के लिए कहीं बाहर चले गए। क्या किया तूने? क्या किया? अब मेरी बात सुन, जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तू यहाँ आना मत, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत लेना, किसी गाड़ी या ट्रक से लिफ्ट लेना। चल जा यहाँ से। देखो मनोज, मैं ये मानता हूं कि ये सब हमारे अजम्पशंस है। सच क्या है तुम बेहतर जानते हो, और ये भी जानते हो कि पुलिस एक न एक दिन सच का पता लगा ही लेती है। जी बिल्कुल, अच्छी तरह से जानता हूँ, और सर शायद आप भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है, इसीलिए डिपार्टमेंट ने हमेशा मुझे इम्पोर्टेंट और हाई प्रोफाइल केस सौंपे। सर मैं आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? हमें तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है मनोज। सर ये सच है कि उस दिन विवेक ने 13 तारीख को मुझे फोन किया था। उसने फिल्म जाने के लिए मुझसे पूछा था और मैंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भाऊ ये दुकान अच्छा है, यहाँ से मोबाइल ले लो। ठीक है। क्या रे, दिखता नहीं है क्या? सॉरी, ध्यान नहीं दिया। चल जा चल। सर विवेक के बारे में एक और बात पता चली जो सोचने पे मजबूर करती है। 10th तक की पढ़ाई विवेक ने हॉस्टल में रह के की। पढ़ने में बहुत अच्छा था सर, 91% मार्क्स लिए थे उसने। फिर यहाँ मुंबई में आके ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया सर? दादा मोबाइल चाहिए था। कौन सा मोबाइल चाहिए? सस्ता सेकेंड हैंड पर स्मार्टफोन। ये चलेंगे? हाँ ये वाला चलेगा। एक प्रीपेड सिम भी चाहिए। एक आईडी प्रूफ और एक फोटो लगेगी। ये आईडी प्रूफ, ये फोटो। ये बात मेरी भी समझ में कभी भी नहीं आई कि हॉस्टल छोड़ने के बाद क्यों उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इंजीनियरिंग में फेल होने के बाद तो एकदम शांत और चुप सा हो गया। तुमने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की कि उसके चुप रहने की वजह कुछ और तो नहीं है? मैंने कई बार पूछने की कोशिश की थी सर, लेकिन कभी उसने कुछ नहीं बताया। इंजीनियरिंग में फेल होने के बाद बहुत डिप्रेस हो गया था सर। इसलिए मैं कभी कभी उसे अपने साथ यहाँ पुलिस स्टेशन ले आता था, ताकि वो देखे कि कैसे हिम्मत से हर काम बन जाता है। उसे यहीं से पता चला होगा कि कैसे हम फोन ट्रैक करके मुजरिम को पकड़ लेते हैं। इसीलिए सर वो फोन घर पे छोड़ के गया होगा। मतलब आप मानते कि आप ही के बेटे ने मर्डर किया है? नहीं सर, वो इस बार भी घर से ही भागा है सर। वो एक बार पहले भी घर से भागा था, तो मैंने फोन ट्रैक करके उसे पकड़ लिया था। शायद इसीलिए इस बार वो घर पे फोन छोड़ कर गया, ताकि उसे कोई ढूंढ न सके। वैसे पहली बार घर से भागने की वजह क्या थी? सर वो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। साहब है सचिन। ठीक है, तुम जा सकते। जी सर। विवेक को जानते हो? हाँ सर। उसका और कौन कौन दोस्त है? सर वो और किसी से तो बात नहीं करता था, बाद में पता चला कि वो मेरा पड़ोसी है, फिर मैंने बात करना शुरू किया था। अच्छा, विवेक ने कभी अपने बारे में बताया कि वो इतना उदास क्यों रहता था? अब प्लीज सर उसे ये सब मत बोलना कि ये सब मैंने कहा था।
पर उसकी मम्मी हमेशा उसको डांटती थी। और सर जब वो फेल हुआ था तो सबके सामने उसकी मम्मी ने उसे मारा था। फेल हो गया ना तो? फेल होने का क्या मतलब होता, कुछ समझ में आता है? हाँ? माँ बाप की इज्जत की पड़ी नहीं है तुझे? तू ऐसे सब देख रहे हैं, देख रहे थे सब लोग को। तू ऐसे सुधरने वाला नहीं है। तू घर चल तो मैं तुझे सब देख रहे हैं। बेशरम कहीं का। सब देख रहे हैं। वो क्या हुआ तुझे? माँ बाप की इज्जत की पड़ी नहीं है और कह रहे कि सब देख रहे हैं। एग्जाम में फेल होना कोई जिंदगी में बहुत बड़ी हार नहीं है, और जो फेल होता है वो पहले से ही टूटा हुआ होता है। ऐसे में उसे आपकी डांट की नहीं बल्कि सहारे की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर माता पिता ये समझते नहीं हैं, बल्कि अपने अधूरे अरमानों को भी वो अपने बच्चों के ही जरिए पूरा करने की जिद बना लेते हैं, और कई बार ये जिद बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। यहाँ इस केस में विवेक अपनी माँ की मौत के बाद घर से भागा हुआ था, लेकिन उसके इस तरह से भागने के पीछे की वजह क्या थी और विवेक की माँ का हत्यारा कौन था, ये अब तक पता नहीं चल पाया था। सर विवेक अभी अभी अपने सोशल पेज पे ऑनलाइन हुआ है, मैंने पता लगाया, वो कोल्हापुर में है सर। गुड, तुम खुद जाओ, यहाँ लेकर आओ उसे, और जब तक वो पकड़ में ना आए किसी को खबर मत करना। सर एक्सक्यूज मी, इसका नाम विवेक है, इसी होटल में रुका है। रूम नंबर क्या है इसका? 301 सर। लेकिन सर ये 4-5 घंटे पहले ही चला गया। सर ये लड़का तो बहुत चालाक निकला, हमारे पहुंचने के 4-5 घंटे पहले ही यहाँ से निकल गया। लेकिन एक बार फिर से मौका दिया है सर उसने। विवेक ने अपने सोशल पेज को फिर से ओपन किया है, और इस बार वो सतारा में है सर। गुड, तुम अभी कभी सतारा निकलो, सतारा पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, उन्हें उसकी लोकेशन भी दे दो, और उनसे कहना उसे अरेस्ट करके रखे। जी सर। सुनो, क्या बात है साहब? ये लड़का इसी होटल में रुका है, कहाँ है वो? साहब वो यहीं पर है, रूम नंबर। साहब यही वो लड़का है। विवेक नागोरे। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? ले चलो इसे। सतारा पुलिस को मिली विवेक की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। जब तक पुलिस उसे लेकर थाने आई तब तक न्यूज मीडिया वहां पहुंच चुका था। विवेक, क्या ये सच है तुमने अपनी माँ की हत्या की? ये सब अनजाने में हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश थी? विवेक, तुमने अपनी माँ को कैसे मारा? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी हत्या कर दी तुमने। जब मीडिया ने विवेक पर सवालों की बौछार की तो उसके मुंह से हाँ निकल गई। पर क्या सचमुच उसने अपनी माँ का खून किया था, या फिर मीडिया के दबाव में आकर उसने हाँ कर दी थी? सर वो सदमे में है, उसे नहीं पता है वो क्या बोल रहा है, इसलिए वो झूठा कन्फेस कर रहा है। चलो मान लेते कि वो सदमे में है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कपड़े, ये तो सच बोल रहे हैं। ये विवेक के कपड़े हैं, उसी के बाथरूम से मिले, और इनमें तुम्हारे पत्नी का खून लगा है। तो इतना ही नहीं, जिस चाकू से तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई उसमें विवेक की उंगलियों के निशान है। सर होंगे, जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे। उसने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा होगा और चाकू निकाला होगा, बस तभी उसकी उंगलियों को निशान उस चाकू पे आ गया, और उसी वक्त ये खून भी उसकी माँ का उसके कपड़ों पे लग गया। हो सकता है सर, पॉसिबल है। और उसके इस तरह से फरार होने पर क्या कहोगे? सर माँ की लाश को उसने सामने देखा और पुलिस के डर से वो भाग गया। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा लड़का क्या जबानी देता है। देखो विवेक, हमसे कोई भी बात छुपी नहीं है। हमें पता है तुम्हारी माँ तुम्हें अक्सर डांटा करती थी, तुम पर काफी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिनसे परेशान होकर तुमने अपनी माँ को मार दिया। नहीं सर, ये गलत है सर। वो मैं उनको मारना नहीं चाहता था, मैं तो खुद को मारना चाहता था, बस परेशान हो गया था उनसे। कभी तो खाना टाइम पे दे दिया कर। हाँ बस यही तो काम रह गया है, और कुछ है क्या करने के लिए? पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम
तुम्हें पता था कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही होने वाली है तो शादी क्यों की, बच्चा क्यों पैदा किया? तो क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? नौकरी छोड़ दूंगा, पैसे कहां से लाऊंगा? घर का खर्चा तू चलाएगी? हाँ बस यही तो सुनती आ रही हूँ। अरे कब से झेल रही हूँ, कितने सालों से। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचो। पता आजकल वो क्या करता है, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, बिल्कुल नकारा हो गया, नकारा। अरे तू किस लिए इस घर में? तू क्या ले जा सकती उसका? हाँ, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम क्या करोगे? घर का खर्चा भी मैं चलाऊं और बाहर भी मैं देखूं। तू कुछ मत करना। अरे घर में काम कौन करता है? ये खाना पकाना, इतना काम करती हूँ वो नहीं नजर आता? मेरा हाथ उठ जाएगा ज्यादा बकवास करेगी तो। बस अब यही तो बाकी रह गया, मान लो मुझे, ये भी कसर पूरी कर लो। सर हर रोज हमारे घर में झगड़े होते थे। उनको लगता था कि सब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। देख बेटा, ये तेरी जिंदगी है, तुझे ही संभालना है। आई बा का गुस्सा जो है थोड़े टाइम के लिए होता है। अच्छा, तब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ धीरे धीरे भड़का रहे हो, है ना? नहीं आई, बाबा ऐसा कुछ नहीं कह रहे। आई पता था, तू भी मिल गया है ना इनके साथ। तुम दोनों तो चाहते नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं, चाहती हो कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं, जाकर मर जाऊं। देख, इस सब से ना तेरा कुछ नहीं होने वाला। ये सब छोड़ और अपनी पढ़ाई लिखाई में ना थोड़ा ध्यान दे। घर से भाग गया था ना तू, घर से भागने से भी ना कुछ नहीं होगा, समझे? बाबा क्यों चिल्ला रही है तू? मैं समझा रहा हूँ ना इसे। आपके समझाने से क्या हो रहा है? चिल्लाना बंद कर। क्यों ना चिल्लाऊं मैं? हाँ? सर कब तक सहता रहता, चुप रहता। मुझे लगा कि इससे अच्छा है मर जाता हूँ। जिंदगी में कुछ कर तो पाया ही नहीं, जिंदगी में फेल, पढ़ाई में फेल, हर जगह बस फेल ही फेल। अगर मरना ही है ना तो पहले कुछ करके मर। और तुमने गुस्से में अपनी मां को मार दिया। कोर्ट में ये बात कह सकते हैं उसी तरह? हाँ। अपने पिता को फोन कब किया था? मर्डर से पहले या मर्डर के बाद? पता नहीं। बेटा, पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस तो बोल रही है कि तुमने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया। वकील साहब, ये सब बातें बाद में कर लेते। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। एक मिनट, ये खाना मेरे पास दीजिए, मैं उसको देता हूँ। आप कौन? बेटा, मैं तुम्हारा काका, गिरीश काका। मुझे कैसे भूल गए तुम? खाना खा लो बेटा। नहीं, मेरी आई मना करती है मेरे को दूसरे के हाथ का खाना खाने को। मैं नहीं खाऊंगा। अब लेके जाओ अपना खाना। बेटा, तेरे गिरीश काका। आप कौन? क्या? विवेक, तुम मुझे नहीं पहचानना? मैं तेरा बाबा बेटा। आप हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? बेटा, हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। गिरीश, विवेक, विवेक, ऐसी क्या वजह थी कि जो तुमने अपनी ही सगी मां का कत्ल कर दिया? विवेक, तुम्हें आज इस कोर्ट को बताना होगा क्यों मारा अपनी मां को। नहीं, मैंने नहीं मारा उनको। तुमने पुलिस के सामने कबूल तो किया है कि तुमने ही अपनी मां को मारा है। नहीं, मैंने कबूल नहीं किया। तुम ऐसे झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश मत करो। विवेक, तुम्हें सच बोलना होगा। क्यों मारा तुमने? बताओ विवेक, तुमने अपनी मां का कत्ल क्यों किया? फिलहाल ये केस अंडर ट्रायल है। पुलिस का कहना है कि विवेक ने ही अपनी मां की जान ली है, जबकि डिफेंस उसे निर्दोष बता रहा है। ये केस सिर्फ मर्डर के बारे में नहीं है, ये हमारे परिवार के बारे में है। हम सब की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं। पति कहता है कि मैं बाहर काम कर रहा हूं, पैसा कमा कर ला रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। पत्नी का मानना है कि वो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, खाना बना रही है। हम फर्ज निभाने को ख्याल रखना कह देते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ भौतिक है? जरूरी ये है कि हम एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें।
इस बात पर ध्यान दें कि हमारे अपनों के मन में क्या चल रहा है, कहीं उनके दिमाग में कोई कुविचार तो नहीं आ रहे हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।